बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास सरफेस दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है ओपन सरफेस और दूसरी हमारे पास होती है क्लोज सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था सिर्फ और सिर्फ ओपन सरफेस को। अब इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लोज सरफेस को। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर जो हमारे पास सरफेस होती है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहां पे हम यूज कर रहे हैं एक स्फीयर, और आपको नजर आ रहा है कि एक स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशन के अंदर होता है। मतलब अगर आप एक फुटबॉल को कंसीडर कर लें तो वो क्या होता है, वो 3 डायमेंशन के अंदर होता है। और वो 3 डायमेंशन किस तरह की होती है, एक क्लोज सरफेस होती है। एक क्या होती है, क्लोज सरफेस होती है। अब जब हम सिंपल क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं वो स्फीयर ही हो, वो आपके पास एक क्यूब भी हो सकता है, वो और भी पेंटागन भी आपके पास एक क्लोज फॉर्म में हो सकती है। ठीक, तो हमने यहाँ पे नॉर्मली एक स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, नॉर्मली अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्लोज सरफेस के लिए। अब क्लोज सरफेस डियर स्टूडेंट एक्चुअल में वो सरफेस होती है जो क्या करती है, जो इन्वायरमेंट को, माहौल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 2 पोर्शन में डिवाइड कर देती है। जैसे कि अगर आप इस स्फीयर को देखो, अब अगर ये पूरे का पूरा इन्वायरमेंट है तो इस स्फीयर ने क्या किया, इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक इस स्फीयर के अंदर वाला और दूसरा स्फीयर के बाहर का इन्वायरमेंट। क्लियर? तो ऐसी सरफेस जो क्या करती है, इन्वायरमेंट को क्या कर देती है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे हम क्लोज सरफेस का नाम देते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट किया मैंने, क्या किया, एक क्लोज सरफेस ले ली स्फीयर की फॉर्म, उसके अंदर मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है किसके थ्रू, एक सरफेस के थ्रू। और वो सरफेस कौन सी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। और हमने किया क्या हुआ, उसके अंदर एक चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। अब हम यहां पे क्लोज सरफेस क्यों यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है गॉसेस लॉ का, और गॉसेस लॉ के अंदर हमने डिस्कस करना है क्लोज सरफेस को ही। तो उस गॉसेस लॉ को समझने से पहले ये आपकी तरह की बेस बनाई जा रही है कि हम गॉसेस लॉ के अंदर क्लोज सरफेस क्यों यूज करते हैं, उसका आंसर यहीं से आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए, मैंने यहां पे क्या ले ली, एक क्लोज सरफेस ले ली, उसके अंदर क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया। अब आपको पता है इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एमिट आउट होंगी, और वो हर डायरेक्शन में जाएंगी, कुछ इस तरह से, इस तरह वो हर डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगी, और इक्वली हर तरह से क्या करेंगी, पास आउट होंगी इस स्फीयर के अंदर से। अब मैंने फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इस स्फीयर के अंदर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। अब मैं सारे स्फीयर का एकदम से कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नोट है, और वो नोट क्या है, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली फॉर फ्लैट सरफेस। अब यहां पे वर्ड यूज हो गया फ्लैट सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी स्फीयर सरफेस के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, क्या हम फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे कि इस स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे फ्लैट पैचेस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर हर पैच का क्या करेंगे, अलग से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, सारे पैचेस के फ्लक्स को ऐड अप करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, जैसे मैंने बताया किया हुआ मैंने डेल्टा ए से, और मैं कहता हूं ये मेरा फर्स्ट पैच है, फॉर फर्स्ट पैच। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा डेल्टा A1 और साथ में आएगा E1। तो फ्लक्स अगर मैंने सिंपल इस पैच के लिए निकालना है तो मुझे सिंपल से फ्लक्स फार्मूले का पता है कि phi1 इज इक्वल टू डेल्टा phi1 इज इक्वल टू वेक्टर E1 इनटू डेल्टा वेक्टर A1। अब देखिए यहां पर मैंने यूज किया डेल्टा, E के साथ डेल्टा यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पे जो हमारे पास एरिया एलिमेंट है हर दफा चेंज होने वाला है। पहला ये था, दूसरा फर्स्ट कीजिए यहां पर होगा, तीसरा मैं कहता हूं फर्स्ट कीजिए मेरे पास यहां पर हो सकता है। लेकिन अगर गौर करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो चेंज नहीं हो रही, वो तो एक ही चार्ज की वजह से है। लेकिन एरिया एलिमेंट हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, उसकी जगह क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसलिए डेल्टा हमने यूज किया इस एरिया एलिमेंट के साथ। अब अगर इसे मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लाऊं तो मेरे पास आएगा phi1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ थीटा। अब जरा गौर कीजिए
यहां पे अगर ये ऐसी पैच है तो इसका नॉर्मल किधर होगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी कैसे है, वो भी रेडियली आउटवर्ड इसमें से पास हो रही है, वो भी बिल्कुल क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब अगर आप गौर करो तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों वेक्टर जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का जो वेक्टर है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल है। अब हमें पता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, उनके दरमियान एंगल तो बनता है 0, तो cos 0 किससे इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब फर्स्ट पैच के लिए हमारे पास जो फ्लक्स आया वो कितना है हमारे पास, phi1 is equal to E1 A1। अब सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं एरिया एलिमेंट A2 डेल्टा A2 के लिए, फिर डेल्टा A3 के लिए, और फिर अप टू सो ऑन कहां तक, n एरिया एलिमेंट तक, कि हमने अपने स्फीयर को n एरिया एलिमेंट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। अब फिर phi2 के लिए सिमिलरली आएगा, phi3 के लिए आएगा, और फिर चलते चलते कहां तक, phi n तक। तो phi n is equal to En डेल्टा an। अब मैंने निकालना था टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स मैंने लिखा टोटल phi टोटल इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 अब तो चलते चलते phi n था। अब मैं सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, phi1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, E1 A1 सॉरी डेल्टा A1, यहां पे हमारे पास आएगा डेल्टा A1। तो ये हमारे पास आया E1 डेल्टा A1 प्लस phi2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 डेल्टा A2। कहां तक जाएंगे, अप टू phi n, तो phi n की वैल्यू हमारे पास है En डेल्टा n। अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है हर पैच के अंदर से, वो कहां से जनरेट हो रही है, वो सिंपली इस चार्ज क्यू से जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया एलिमेंट में से पास कर रही है, वो उसका ओरिजिन, उसका सोर्स एक ही है। इसका मतलब हर एरिया एलिमेंट में से डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, बल्कि हर एरिया एलिमेंट में से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, और वो जनरेट कहां से हो रही है, सेम सोर्स से हो रही है। अब हमें पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट है चार्ज। और जब हमने इसको निकाला था किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज, तो हमने फार्मूला निकाला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ये फैक्टर तो हमारे पास कांस्टेंट था, तो इसका मतलब ये हुआ E हमारे पास आ गया इनवर्स लिमिट में 1/r स्क्वायर। इसका मतलब जो ये है कि हमारे पास ये जो E है ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस साथ क्या करता है, वेरी करता है। अब जरा गौर कीजिए, अगर मैं इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो एक ही सोर्स से एमिट हो रही है, तो दोनों एक ही टाइम पे आगे की तरफ मूव करती जा रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में सेम चेंज आने वाला है। तो इसका मतलब जब ये दोनों इन सरफेस के ऊपर पहुंचेंगी तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर होगी उतनी कहां पर होगी, यहां पर। फिर सिमिलरली यहां पर इसका मतलब ये हुआ हर एरिया एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, वो सेम होने वाली है। तो इसका मतलब फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू En इज इक्वल टू E, सिंपल E के इक्वल मैं लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल E के इक्वल इसको लिख दिया। अब यहां से अगर मैं E को सब्स्टिट्यूट कर देता E तो E कॉमन आ सकता था, तो मैंने इस इक्वेशन से क्या किया, E को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो अंदर क्या आया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन कहां तक, डेल्टा AN तक। अब ये क्वेश्चन बन गई। अब ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। अब देखिए E क्या है, अब E हम यहां पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए ना यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज तो है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है इस स्फीयर के ऊपर। तो वो कितनी आएगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना होता है हमारे पास, 4 पाई R स्क्वायर, हमें पता है। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो चुका, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो चुका, नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ चुका है, फ्लक्स का एक और फार्मूला आ चुका है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे, एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है कि अब हमारे पास दो फार्मूले हैं फ्लक्स के, मिसाल के तौर पर एक ये फार्मूला और दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला। तो कोई अगर एमसीक्यू के अंदर वो ये भी पूछ सकता है कि विच फार्मूला, कि कौन सा फार्मूला हमारे पास एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है।
अब आपको नजर आ रहा है कि ये भी फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जो फार्मूला एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है, जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो है phi = E × A। तो आप इस फार्मूला के ऊपर टिक करोगे, जो एग्जैक्टली जो आप ये कह सकते हो मेन फार्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हमारे पास क्या है, phi = E × A। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री और शेप ऑफ क्लोज सरफेस, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो आपने स्फीयर यूज किया हुआ है, इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक क्लोज सरफेस ले रहे हो, उसकी शेप जैसे मर्जी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्योमेट्री, वो जो क्लोज सरफेस है, आया कि वो स्क्वायर की फॉर्म में, वो स्फीयर की फॉर्म में है, या कोई भी उसकी ऑर्बिट्रेरी शेप है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसा कि आपको यहां पे नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसी क्या कर रही हैं, हर सरफेस में से पास करती जा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का आर्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।